बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेक्चर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर तो हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह का था। लेक्चर नंबर 1 अकाउंटिंग से रेलिवेंट। इसमें आप लोगों ने अकाउंटिंग करने से पहले बिजनेस की नेचर को देखना है कि हमारे पास बिजनेस कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं। मींस दैट कि आप जिस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि वो बिजनेस क्या कुछ कर रहा होता है। बिजनेस में ओनरशिप के हवाले से देखा जाता है कि उसके कितने ओनर्स वगैरह मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना बिजनेस का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जैसे ही बिजनेस के इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंपल आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, यहां पर हम लोग ना बिजनेस की ओनरशिप की बात नहीं कर रहे। इवन के अगर आप लोग देखें कि सिंगल पर्सन अगर ऑनर एज एन ऑनर है, वो भी अपने साथ वर्कर जरूर रखता है काम करने के लिए। सिंगल पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता। इवन कि अगर एक छोटा सा शॉपकीपर भी है ना, तो आप उसको भी देखो, उसने अपने साथ किसी ना किसी लड़के को साथ में रखा हुआ होता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। यहां ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मुराद ओनरशिप नहीं है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मुराद है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितने लोग मौजूद हैं। तो वो इंप्लॉयज भी हो सकते हैं, वो बिजनेस ओनर्स भी हमारे पास हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास मौजूद होते हैं और उन तमाम लोगों का जो पर्पस होता है वो कॉमन पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव सेम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अगर दो लोग हों लेकिन हर दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो, वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे होंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक क्रिकेट टीम है। तो क्रिकेट टीम में जीत मकसद जो होता है वो जीतने का ही होता है। लेकिन लाजमी बात है, बैट्समैन ने आके बैटिंग करनी है, बॉलर्स ने आके बॉलिंग करनी है, कीपर ने विकेट कीपिंग करनी है। हर किसी की एक्टिविटी, हर किसी के टास्क डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब जैसे एज अ टीचर हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है कि आपके पीआरसी में 5 सब्जेक्ट्स है ना, तो टीचर भी तो 5 मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाने आता हूँ तो मेरा अपना एक रोल है। लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है कि हमने आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में पीआरसी पास करवाना है, इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करवानी है। ऑब्जेक्टिव सबका सेम है। लेकिन क्यूएम के टीचर ने आके क्यूएम पढ़ानी है, अकाउंटिंग के टीचर ने आके अकाउंटिंग पढ़ानी है। हर किसी की ना उस टास्क में अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। तो आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ इतना देखना है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू परस्यू अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है ना वो दो तरह के हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट को अर्न, कि कोई एक्टिविटी आप इसीलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि उस एक्टिविटी से आपको प्रॉफिट हो सके। जैसे कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आप लोगों से फी आए। जब आप लोगों से फी आती है उसे हमें प्रॉफिट जनरेट होते हैं। एम आई राइट? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर हमारा मकसद ना सोशल वेलफेयर नहीं है, ये कोई चैरिटी वगैरह नहीं है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होगा तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर हो, अदर देन प्रॉफिट अर्न करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसे कहा जाता है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। या इसका सेकंड नेम हमारे पास होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक किसी को कोई इशू? तो ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हमें मिली, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को अर्न करना है। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या याद रखना है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर अदर देन टू अर्न प्रॉफिट। और उसके लिए हमने कल एग्जांपल देखी थी कि अगर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने ईदी फाउंडेशन की बात की, शौकत खानम की बात की,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह की बात की तो ये सारे के सारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो देखो भाई, मैं सिर्फ अगर हॉस्पिटल की बात करूं ना तो आप मुझे कभी नहीं बता सकते बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको हॉस्पिटल्स प्राइवेट भी नजर आते हैं, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के भी नजर आते हैं। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर हमारे पास आ जाता है प्राइवेट सेक्टर में, जैसा कि जहां पर आप लोग बैठे हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये हरगिज मकसद नहीं होता कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये उसका हरगिज मकसद नहीं है। इवन के आपका जो आई कैप है जिसके अंडर अब आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, ये खुद नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप लोगों से हैवी सी फी चार्ज की जाती है। वो आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की फी होती है, वो उनके जस्ट नॉमिनल से चार्जेस होते हैं। इवन के आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो थोड़ी बहुत फी पे करते हो। आप लोग जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, आप पर मंथ एक नॉमिनल सी अमाउंट 50 रुपीज 100 रुपीज या इस तरह से कोई अमाउंट पे कर रहे होते हो, वो उनके डे टू डे एक्सपेंसेस को जस्ट मीट करने के लिए होता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता। ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन? तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने कहा कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो फिर वो तो सोशल वेलफेयर भी तो प्रोवाइड करते हैं कहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल। कहाँ कर रहे हैं? इलाज भी तो वहाँ पर ऑपरेशन इलाज होता है लेकिन बच्चे वो पैसों से हो रहा होता है ना। नहीं, वेलफेयर तो है ना। तो फिर तो मैं भी सोशल वेलफेयर कर रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ये देखो ना कि वो जो एक्टिविटी मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो मैं मुफ्त में कर रहा हूं या अगेंस्ट पैसों के कर रहा हूं। अगर आप सपोज मुफ्त में आके आप मुझसे पूछते तो क्या मैं आपको बताता कोई चीज? क्या मैं आपको अकाउंटिंग बढ़ाता? अच्छा, वो जो आपकी सर्जरी करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर आप उनकी फी एडवांस में ना जमा करवाओ, क्या आप उनकी वो सर्जरी करेंगे? तो सोशल वेलफेयर तो ना हुई। सोशल वेलफेयर में आप अमाउंट एज सच नहीं ले रहे होते। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर वो जो नॉमिनल सी फी होती है कि वो जो पर्ची, जीवन के शौकत खाना में जाए, सॉरी इधर जाए ना, शेख जायद हॉस्पिटल में जाएं, ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर आप यहाँ पर जाकर देखें ना तो आपसे मेरे ख्याल से 50 रुपीज पर्ची चार्जेस ले रही होती हैं, और उसके अगेंस्ट आपको सर्विसेज दे रही हैं। वो एक किस्म की सोशल वेलफेयर कर रही हैं। लेकिन जो डॉक्टर आपको सिर्फ चेक करने के 2,000 रुपए सिर्फ फीस ले लेता है, वो सोशल वेलफेयर नहीं कर रहा, वो अपनी अर्निंग कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बात क्लियर हुई? दूसरी बात बताओ। वो थोड़ा सा तो कुछ कोई बात नहीं। सर, आपने कहा ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना वो फीस बहुत कम लेते हैं, हाँ 100 रुपए या 50 रुपए। हाँ, कुछ इस तरह नॉमिनल सी तो अमाउंट होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी बनिस्पत से 100 गुना ज्यादा होती है। बिल्कुल 100 रुपए ऐसा ही है। अगर 100 रुपए लेते हैं तो वहां पर 20,000 30,000 40,000 रुपए की लेते ओके, हैं। डन। तो क्या मतलब उन्हीं 100 रुपए से उनका सर्किट चलता है हॉस्पिटल का, या फिर नहीं, गवर्नमेंट दे रही होती है ना उनको। फिर वो 100 रुपए increase क्यों है? चार्जेस क्या है इतना थोड़ा सा देखो, उदाहरण। गवर्नमेंट ने जो अपने फंड रिलीज करने होते हैं ना वो मंथली बेसिस पे करने होते हैं, डेली बेसिस पे नहीं करती। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो रहे होते हैं जो डेली बेसिस पे हो रही हैं, तो उनके लिए हम गवर्नमेंट से थोड़ी ना कहेंगे कि भाई अब हमारे डॉक्टर साहिबान ने चाय पीनी है और दूध लेने जाना है 2 किलो, तो उसके लिए हमारे पास 500 रुपये भिजवा दो। गवर्नमेंट को तो ये नहीं कहेंगे ना। तो वो 500 रुपये कहाँ से निकालेंगे? वो जो उस टाइम पे हमारे पेशेंट ने जो थोड़ी बहुत फीस दी हुई होगी वहां से निकाल देंगे। डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए वो फी चार्ज की जाए। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? अच्छा, भी क्वेश्चनिंग जरूर करना, चाहे वो इररेलेवेंट ही क्यों ना हो, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। आपने जस्ट क्वेश्चनिंग करनी, कोई भी बात आपके माइंड में खटक रही है आपने पूछनी है। ऑलराइट, इसमें शर्म वगैरह नहीं करने की जरूरत, स्टडी में कोई शर्म नहीं करनी। ओके भाई साहब? जो 11/22 है वो जी, 11/22 है जो रेस्क्यू सर समझ नहीं आई मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1122 ओके। प्राइवेट आगे गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो चैरिटी भी हो सकती है। ये चैरिटी भी हो सकती है, ट्रस्ट वगैरह, चैरिटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं।
जी, मतलब आप अपनी तरफ से कोई एम्बुलेंस वगैरह लेकर अपने इलाके में किसी हॉस्पिटल को दे दो कि भाई वहां के लोग, ये आपकी तरफ से एक किस्म की चैरिटी हो गई है, ये नॉन प्रॉफिट पर्पस था आपका, वहां से प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। अच्छा, आप 1122 वालों को देखो ना, तो आपको वो भी मुफ्त में नहीं लेकर जाते, वो भी कुछ पैसे चार्ज करते हैं। बेटा वो पैसे अपने पेट्रोल के चार्ज करते हैं, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे होते। मतलब जितना वो एक्सपेंस आ रहा होता है ना, वो आपसे उतने लेते हैं। तो उन्हें पता है कि इस रूट के लिए 500 रुपए का पेट्रोल लग जाना है, वो आपसे 500 रुपए लेंगे, सिर्फ पेट्रोल के पैसे। मतलब नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा होता वहां पर भी। और कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये फी चार्ज कर रहा होता है। बेटा नहीं, काफी ज्यादा नहीं है सच, हमें ऐसा लग रहा होता है। जो आप लोगों के एग्जाम्स वगैरह हो रहे होते हैं ना, डिफरेंट सेंटर्स में होते हैं, उन सेंटर्स की फी लाखों में होती है, तो लाजिम बात है वो फी भी तो पे करनी है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अपना नुकसान करूंगा, ये हरगिज मतलब नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई मैं अगर 100 रुपए की चीज लेके आ रहा हूं तो आपको 100 रुपए की ही दे दूंगा, तो मेरी तरफ से ये भी एक सदका है कि मैंने 100 रुपए की चीज लेके आया मार्केट से, आगे आपको उतने की मैंने दे दी। हाँ, अगर 100 रुपए की चीज लेकर आया और 120 130 की आपको दूं, तब मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है मैं 100 रुपए की चीज लेके आया और आपको मुफ्त में दे दूं, मैं अपना नुकसान नहीं करूं। ओके, आई कैप अपना बस नुकसान नहीं कर रहा होता। अच्छा, ये एनपीओ की जितनी भी अकाउंटिंग है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, ये इंशाल्लाह हम लोग FAR 1 में जाके पूरा एक चैप्टर है, और इसमें उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इवन के हम लोग बना रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर को देखेंगे और प्रॉफिट बिजनेस को देखेंगे। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करनी है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हम इंट्रो टू अकाउंटिंग में नहीं करते, वो FAR 1 में जाके करेंगे, वहां पर ज्यादा क्लियर होगी ये बात आपको। वहां से इंडस्ट्री के साथ अटैक होते हैं लेकिन वो टैक्सेस पे करते हैं कि नहीं गवर्नमेंट। वो तो एक वैसे डिफरेंट सब अलग से टॉपिक आ जाता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। अब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो तो नहीं करते, क्योंकि वो खुद हैं ही गवर्नमेंट के। इंडस्ट्री को बढ़ाया होते हैं। इंडस्ट्री वाले पे करते हैं, इवन के खुद इंडस्ट्री भी अपना टैक्स पे करती है, हॉस्पिटल्स वाले भी करते हैं, अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो। जो टैक्स होता है ना, ये हमेशा प्रॉफिट के ऊपर होता है, आपकी इनकम के ऊपर नहीं होता, मतलब सेल्स के ऊपर नहीं होता। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, आपको लॉस आ रहे हैं, आप टैक्स नहीं पे करोगे। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन? नथिंग, आगे चलें। अच्छा, अब आप लोगों को ना नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो समझ आ गई होगी, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप लोग डेफिनेशन देखें, तो यहां पर कुछ ऐसी टर्म्स यूज की गई हैं जो शायद आप लोगों को समझ ना आई हो। जैसे कि इन्होंने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइजिंग एंटिटी इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड सेल गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने लगो तो प्रॉफिट की बात जरूर करनी है। और साथ में अगर आप मुझसे पूछो कि आप क्या करते हैं और मैं आपसे कहूं कि मैं बिजनेस करता हूं, आपका अगला क्वेश्चन होगा कौन सा बिजनेस। एम आई राइट? है ना ऐसा? क्या देखो, अभी तो ऐसा है ना कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई गुड्स का लेन देन नहीं है इसमें, मैं जस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपसे फी चार्ज करता हूं। एम आई राइट? तो यहां पर देखो, जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज की बात की गई है, तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज से मुराद होता है सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। जैसे कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं चेकअप करवाने के लिए, और अच्छे डॉक्टर के पास, मतलब नीम हकीम खतरा जान के पास नहीं, जो आप लोगों की नब्ज भी खुद देखता है, दवाएं भी खुद देता है, और 500 रुपए के अंदर आपको हफ्ते भर की दवाएं दे देता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं एक अच्छे डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की। तो आपको कभी मेडिसिन खुद से नहीं देगा, आपको सिर्फ चेक करेगा और मेडिसिन सिर्फ लिख कर देगा कि आपने ये यूज करनी है, और उस चेकिंग के लिए उसने आपसे पैसे चार्ज किए हैं। 5,000 रुपये उसने अपनी फी चार्ज कर लिया आप लोगों से। अच्छे डॉक्टर हमेशा इसी तरह से करता है।
वो अलग बात है कि वो जो नुस्खा है, जो मेडिसिन वो लिख कर देता है, वो सिर्फ उसी के मेडिकल स्टोर से मिलनी है और कहीं से नहीं मिलनी। वो एक अलग बात है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। लेकिन जहां पर देखो, जो पहला 5,000 रुपया दिया था, क्या गुड्स के अगेंस्ट दिया था? किस चीज के लिए दिया था? तो क्यों सर्विस, उसी से क्यों सर्विसेज ली? प्रोफेशनल पर्सन था, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, अपनी सर्विसेज दे रहा था। इसी तरह से वकालत देख लें, जो लॉ वगैरह करके आते हैं, जो वकील बने हुए हैं, उन्होंने भी जस्ट अपनी सर्विसेज देनी है और उसकी फी चार्ज करनी है। प्रोफेसर वगैरह अपनी सर्विसेज देंगे और फी चार्ज करेंगे। गुड्स का लेन देन नहीं है इसमें। लेकिन बाकी जो दो एक्टिविटीज हैं, उसमें गुड्स का लेन देन होता है, मतलब गुड्स की सेल एंड परचेज हो रही है। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आपसे कहा जाता है कि भाई ये कमर्शियल एरिया है, कहा जाता है ना। क्या मतलब होता है उसका? कि भाई यहाँ पर बिजनेस हब है ये, यहाँ पर शॉप्स बनी हुई हैं और उन शॉप्स में ट्रेडिंग हो रही है। क्या मतलब? कि गुड्स वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं, कस्टमर आते हैं, गुड्स लेके चले जाते हैं। तो वो आपका कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया से मुराद होता है एक किस्म का आपका ट्रेडिंग बिजनेस, जहां पर गुड्स का लेन देन हो सके। तो वो शॉपकीपर भी तो कहीं ना कहीं से गुड्स लेकर आता होगा ना, और वही गुड्स वो आगे अपने कस्टमर्स को सेल कर देता है। फिर आपने सुना होगा कहीं कहीं कि भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या मतलब? कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्रीज मौजूद है। इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज मौजूद है, वहां पर चीजें खुद बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीजें जैसी लेकर आओ वैसी की वैसी सेल नहीं हो जाती। जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास मौजूद होता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं, वहां पर हम लोग गुड्स, रॉ मटेरियल लेते हैं, उनसे गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनती है और वो जाके हम लोग सेल करते हैं। तो ये जो तीन एक्टिविटीज लिखी हुई है ना, बिजनेस इन्हीं तीन एक्टिविटीज में घूम रहा होता है। क्या? कि अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे, सबसे सिंपल फॉर्म है बिजनेस करने की, क्या आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे। तो आप कमर्शियल एक्टिविटीज में आ जाते हैं, जैसा कि आपके घरों के बाहर जो शॉपकीपर्स बैठे होते हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में है, बिजनेस कर रही हैं। कौन सा बिजनेस कर रही हैं? ट्रेडिंग। वो जैसी गुड्स लेकर आते हैं वैसी ही गुड्स आगे सेल कर देते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है कि 10 रुपए की चीज लेकर आएंगे ना, तो आपको वो 12, 13, 14 रुपए की सेल कर रहे होंगे। तो वो जो प्राइसेस का डिफरेंस आता है ना, वो उनका प्रॉफिट बन जाता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? दूसरा क्या होता है कि किसी ने ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया हुआ होता है, मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह, कि वो जिस किस्म की गुड्स लेकर आता है ना, वो वैसी की वैसी नहीं सेल करता। वो उसमें चेंज लेकर आता है, वो उसके यूजेज को चेंज करता है, कोई न्यू प्रोडक्ट बनाता है और वो न्यू प्रोडक्ट जाके सेल करता है। तो यहां पर हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आ जाती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज में गुड्स का कोई लेन देन नहीं होता ये। लेकिन इन तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। गॉट इट? किसी को कोई इशू? कमर्शियल प्लाट जो होते हैं बेसिकली वो उनका यही मतलब होता है कि यहां पर आप लोगों ने अपना घर नहीं बनाना, यहां पर आप अपनी शॉप बना सकते हैं। ये हमारा बिजनेस हब है। कमर्शियल प्लाट से ये मुराद होता है। ओके, मतलब आप देखें ना कई सोसाइटी वगैरह में, तो वहां पर भी ना प्लाट्स की दो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। कमर्शियल प्लाट्स अलग से रखे जाते हैं। इवन के आप लोग जो वापदा के बिजली के मीटर्स भी देखें ना, तो कमर्शियल मीटर अलग से होता है और डोमेस्टिक अलग से होता है। कमर्शियल मीटर के ऊपर यूनिट्स भी डिफरेंट से चार्ज होते हैं पर रेट प्राइस। उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर बिजनेस करना है आपको। जी, बात क्लियर? जी हाँ, क्यों नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं भाई। कमर्शियल में ही आएंगे एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी हमेशा कमर्शियल में आ जाती है। जी, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हैं। सर एक प्रश्न है, अगर बैंक प्रॉफिट अर्न करता है, जी, एक पर्सन उसकी सैलरी आई अकाउंट अकाउंट में। कलेक्ट कर दी, हाँ, उसे प्रॉफिट क्या है बैंक? अच्छा बच्चे, ये देखो, क्या बैंक का सिर्फ मैं ही कस्टमर हूँ? क्या मेरे अलावा बैंक का कोई और कस्टमर नहीं है? है ना, हम बैंक के कस्टमर होते हैं, मतलब मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मैं उस बैंक का कस्टमर हूं। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में जाती है और जितनी मेरी सैलरी है मैं उतनी ही विड्रॉ करवा लेता हूँ। तो बैंक को क्या फायदा हुआ? मैं एनुअल बेसिस पे उनको चार्जेस पे करता हूँ।
मैं बैंक चार्जेस पे करता हूं जो वो मुझे ये सर्विसेज दे रहे हैं उसके अगेंस्ट। एनुअल चार्जेस होते हैं, अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट हो, आपको किसी को पता हो, तो मेरे अकाउंट में से कुछ तकरीबन एनुअल चार्जेस के तौर पर 6-7 हज़ार रुपये डिडक्ट हो जाते हैं, और ये मंथली बेसिस पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो नेचर टू नेचर डिपेंड करता है बैंक की क्या पॉलिसीज वगैरह हैं। मेरे अकाउंट से एनुअल बेसिस पे डिडक्ट होते हैं और कुछ 6-7 हज़ार रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। और आप खुद सोचो कि अगर बैंक के इतने सारे कस्टमर हों और सारी सैलरीड पर्सन है और सिर्फ एनुअल चार्जेस डिडक्ट कर रहा है, इतनी सारी अमाउंट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। फिर आप ये देखो कि जो आप लोग ये एटीएम से पैसे निकलवाते हो, सेम बैंक से निकलवाओ तो वो सेम सेम अमाउंट आ जाती है, लेकिन अगर किसी और एटीएम को यूज करो तो फिर तकरीबन कोई 24 रुपीज डिडक्ट हो जाते हैं, बैंक चार्जेस हैं, वहां से उसको इनकम हो रही है। उसके अलावा और बहुत से मेथड्स हैं जो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। जी, और कोई बात? अब बैंक भी अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपसे चार्जेस ले रहा हो, वो उसकी इनकम बन जाती है। जी, और कोई बात? ऑल क्लियर? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब देखें, अब यहां पर ना हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि पर्संस का ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल एक्टिविटीज में शामिल हों और उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो, तो वो बन जाएगी हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब खुद बिजनेस क्या है, बेसिकली वही ऊपर वाली तीनों, इन तीनों बातों के ऊपर सारा बिजनेस घूम रहा होता है कि भाई बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसमें आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मतलब आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हिस्सा हो, या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप लोग प्रोफेशनल एक्टिविटीज का पार्ट बने हुए हो, तो आप इन एक्टिविटीज को कहते हैं कि मैं कोई ना कोई बिजनेस कर रहा हूं। देखो भाई, अगर जैसे मैं प्रोफेशनल एक्टिविटीज जरूर दे रहा हूं लेकिन ये मेरा बिजनेस नहीं, वजह वजह क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन। बिजनेस में और सैलरी पर्सन में ना फर्क होता है, मुझे यहां से ना प्रॉफिट नहीं मिलता। अच्छा, इनको चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मुझे सैलरी मिलनी है। सैलरी में और बिजनेस में ये फर्क होता है। बिजनेस में रिस्क होता है कि पता नहीं आपको प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन सैलरी में रिस्क नहीं होता, मुझे पता है कि मंथ एंड पर इतनी अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब यहां पे देखें, बिजनेस में, business refers to all those activities which relate to the production or purchase of goods and services with the objective of selling them at profit। अब देखो, जब उसने बात की ना कि रिलेट टू प्रोडक्शन और परचेज, तो प्रोडक्शन से मुराद होता है कि आपने गुड्स को खुद से बनाना है, मतलब इंडस्ट्रियल, और परचेज कि जैसी गुड्स ली हैं वैसी की वैसी आगे सेल कर दो, मतलब ट्रेडिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज, या फिर सर्विसेज। तो जब सर्विसेज की बात करेगा तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को अर्न करना हो तो ये आपका बिजनेस कहलाएगा। फिर इसी को ही दूसरे अल्फाज में लिख दिया गया, बिजनेस इंक्लूड ऑल द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड गुड्स। अब जहां तक बात खत्म हो गई है इसकी, कि या कमर्शियल एक्टिविटीज या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जिसमें गुड्स शामिल हों, और फिर दूसरी बात शुरू की गई, एंड सर्विसेज। अब देखिए भाई, सर्विसेज ना तो परचेज इस तरह से हो रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज का पार्ट होती है, ना ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का पार्ट है, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज का पार्ट है। एंड सर्विसेज टू द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। आई होप कि आपको बिजनेस समझ आ चुका है। मजीद इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में जाकर आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा, बात सुने, मैंने यहाँ अकाउंटिंग पढ़ानी है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस नहीं पढ़ाना, तो बिजनेस के टीचर नहीं, आपको ज्यादा एक्सप्लेन करना है। यहां पर देखो, ऐसा पढ़ाते हुए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बात आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का टीचर बता देगा, मैं ये नहीं कहूंगा। मेरी अकाउंटिंग से रेलिवेंट जो भी डेफिनेशंस वगैरह होंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी चीज से क्यों ना हो, इवन के इकोनॉमिक्स से भी क्यों ना हो, मैं खुद से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन उतना करूंगा जितना मुझे जरूरत। ऑलराइट, मे बी अब देखो, जैसे गुड्स,
आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि गुड्स क्या होती हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाली गुड्स नहीं बतानी, मैंने आपको अकाउंटिंग वाली गुड्स बतानी है। तो इन चीजों में ये नहीं आपने करना कि इकोनॉमिक्स में तो गुड्स ये थी और अकाउंटिंग वाले ने ये बताई। भाई मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि हम लोग गुड्स किसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स वाले गुड्स किसको कहते हैं, वो इकोनॉमिक्स के टीचर ने बताना है आप लोगों को। क्लियर? अच्छा, हमारे एज एन अकाउंटेंट हमारी नजर में हम बिजनेस को किस तरह देख रहे हैं, मैं आपको वो बता के जाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस वाला अगर बिजनेस को कैसे देखेगा उसने अलग से आपको बताना। तो आप लोगों ने ना ये सब्जेक्ट्स को मर्ज नहीं कर देना कि वहां तो ये पढ़ा था यहां पर ये पढ़ा। तो मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ चीजें। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट चीजें ये आप वहां पर भी बिल्कुल ऐसी ही पढ़ेंगे, बल्कि ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों में। फिर कुछ चीजें आप यहां से एक्सप्लेन करवा चुके हो, कुछ वहां से मिल जाएंगी, तो आप लोगों के माइंड में ज्यादा क्लैरिटी आ जाए, ये ना हो कि एम्बिग्विटी आ जाए। बस उस चीज से बचना है आप लोगों ने कि दोनों को आप लोगों ने अलग अलग डील करना है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की तरफ। क्या मुझे बता सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी एक्टिविटीज देखी हैं बिजनेस की? कौन कौन सी? कमर्शियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड शाबाश। इन तीन एक्टिविटीज को बेस बनाते हुए बिजनेस की तीन टाइप्स हैं। सिर्फ इन तीन एक्टिविटीज को बेस बनाते हुए टाइप्स ऑफ बिजनेसेस तीन तरह के आप लोगों के पास हैं। द फर्स्ट एंड द सिंपल फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज ट्रेडिंग बिजनेस। सेकंड वन इज विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, आपके पास आएगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हर किसी के पास की बात नहीं होती, पर हर कोई मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकता, और इसके लिए आप लोगों को टीम भी वैसी चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत हैवी सी चाहिए होती है। तो लाजिम बात है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी है तो आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाओगे, आप ट्रेनिंग की तरफ रहोगे। और अगर आप में कोई अच्छी सलाहियत मौजूद है कि आपको पता है कि मैं किसी को कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, तो आप लोग प्रोफेशनल एक्टिविटीज की तरफ आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग, क्या मैं पता था कि हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो गए हैं। ऑलराइट, एक नजर जरा इनको खुद से पढ़ें। ट्रेडिंग बिजनेस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। मतलब सिंपली क्या करना है, जिस चीज में आपने ट्रेडिंग करनी है ना, पहले वो चीज डिसाइड कर लो। मतलब ट्रेडिंग में भी काफी सारी चीजें हैं कि पहले वो चीज डिसाइड कर लो कि आपने ट्रेडिंग करनी क्या है। जैसा कि कॉलेज में मौजूद कैफे शॉप ट्रेडिंग कर रहा है, बुक शॉप ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप भी इसी तरह से आप कपड़े की मार्केट में जाते हो और वहां से कपड़े परचेज करके ले आते हो, शूज की मार्केट में जाओ शूज परचेज करके ले आते हो। सारे ही ट्रेडर बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चरर बहुत कम मिलेंगे, ये सारे के सारे ट्रेडर होते हैं। मतलब ये जैसी प्रोडक्ट लेकर आते हैं ना, ट्रेडर का काम होता है मार्केट से चीज लेकर आना और आगे फाइनल एंड कंज्यूमर तक पहुंचा देना। एंड कंज्यूमर को हम लोग क्या कहेंगे, ये एंड कंज्यूमर का वर्ड यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में, हम क्या कहेंगे उसको, अपना कस्टमर। क्या कहेंगे हम उसको कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट एज इट इज सेल कर देना। अब इसमें मुराद एज इट इज से मुराद वो प्रोडक्ट एज इट इज जाए, लेकिन जो सेल करनी है ना वो विद कंसीडरेशन होती है और हायर कंसीडरेशन होती है। कि अगर कोई चीज मुझे 100 रुपए की मिली है तो मैं अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट एटलीस्ट 120 125 पे जाके सेल करूंगा। हाँ, इससे ऊपर जितने में मर्जी सेल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, आप 150 पे सेल करो, आप 200 पे सेल करो, जहां पर आपका कस्टमर राजी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करो, उससे कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ये जो फिर प्राइसेस का डिफरेंस आता है ना, ये आपका प्रॉफिट बन जाता है। मतलब मैं एक चीज लेकर आया ना 100 रुपए की, मैंने कस्टमर को सेल कर दी 130 रुपए की, भाई 130 मेरा प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट उस 100 को डिडक्ट करो जो मैंने उसके ऊपर लगाया था, जो ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न कर रहा हूं ना, मेरा प्रॉफिट वो आएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो यहां पर देखो, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विदाउट चेंजिंग द शेप एंड डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज, किसी को कोई इशू? जी, दोनों में डिफरेंस है। एक सिंगल बंदा वो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, उसके साथ और कोई पार्टनरशिप नहीं है और नहीं है, सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, नहीं, अब देखो अगर सिंगल पर्सन है, इवन कि एक शॉपकीपर भी हो तो अपनी मदद के लिए तो किसी ना किसी को रखता है ना।
कोई ना कोई लड़का वगैरह, कोई आप इवन के छोटी सी शॉप पे भी चले जाओ ना, तो वो खुद तो मतलब बैठा हुआ होगा काउंटर के ऊपर, लेकिन सामान डालने के लिए उसने किसी ना किसी को रखा हुआ होता है। तो वो यहाँ पर स्टार्ट में ही मैंने कह दिया था, बिजनेस को आप लोगों ने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों ने ऑनरशिप के हवाले से नहीं देखना, आपने वहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक देखना है कि वहां पर काम करने वाले लोग कितने हैं। ओके। सोल ट्रेडर से मुराद, हम लोग अभी आगे जाके ये सोल ट्रेडर पढ़ने लगे हैं, ठीक है, कि वो प्रॉफिट अपना लेकर जाएगा लेकिन वो काम अकेला नहीं कर रहा होता, उसके साथ बाकी लोग मौजूद होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस क्लियर सब बच्चों को? कोई इशू? अच्छा, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आएंगे तो बात जाहिर हो गई है कि अब हमने कुछ खुद से बनाना है, खुद से कुछ मैन्युफैक्चर करना है, खुद से कुछ प्रोड्यूस करना है हम लोगों ने। अच्छा, अब इधर क्या करना पड़ेगा कि जो चीज अगर आपने सपोज किया फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होगी आपको? लकड़ी की जरूरत होगी, तो मार्केट से लकड़ी परचेज करके लाओगे। अब क्या मार्केट से जो लकड़ी परचेज करके आए हो वो लकड़ी एज इट इज सेल करोगे? नहीं, अब उसकी शेप चेंज करोगे, उसके यूजेज को चेंज करोगे। अब देखो, अगर आप उससे कुर्सी बना लो तो उसका पर्पस, उसका यूजेज चेंज है कि बैठने के काम आएगी। अगर आप लोग उससे टेबल बना दो तो क्या टेबल बैठने के काम आती है? नहीं, उसका यूजेज चेंज हो जाता है। अगर आप उससे सपोज के बेड बना दो तो भाई लेटने के काम आएगा। हर चीज लकड़ी से ही बन रही है ना, तो आपने फर्नीचर खुद से बनाना है, वो मैन्युफैक्चरिंग, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट कुछ और होगी, जबकि आप खुद कुछ और लेकर आए थे। जहां पर भी आएंगी गुड्स ही, लेकिन अपनी शेप को चेंज करने के बाद आएंगी। अब इधर देखें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब सिर्फ आपने लकड़ी लेकर आए और फिर उसे कहेंगे कि भाई फर्नीचर बन जा, और चुटकी मारेंगे फर्नीचर बन जाएगा। ऐसे ही है जादूगर की औलाद, ऐसे ही है। अच्छा, क्या करोगे? लेबर लगाओगे उसके ऊपर, मतलब वो जो मजदूर वगैरह काम कर रहे होती हैं, लेबर लगाओगे, मुफ्त में आके आपके लिए काम करेंगे वो, हमारा रिश्तेदार लगता है। फ्यूचर में शायद ये रिश्तेदारी और ज्यादा क्लोज हो जाए। नहीं? अच्छा, क्या करोगे? लाजमी बात है उसने आपसे पैसे लेने हैं, तो आपने उसके ऊपर कोई ना कोई लेबर भी लगानी है। लकड़ी आपको मुफ्त मिली होगी, उसके भी पैसे लगे होंगे, तो रॉ मटेरियल जो परचेज किया उसके पैसे, जो आप उन एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो उसके पैसे। अच्छा, उसके अंदर फिर कटिंग वगैरह के लिए, उस लकड़ी को कटिंग शटिंग करने के लिए, या जो कील वगैरह लगाए जाते हैं, क्या बाकी कोई चीजें शामिल नहीं होती? तो वो बहुत कुछ शामिल होता है, वो मुफ्त में मिलेगा आपको, वो भी पैसों से मिलेगा। ये सारी चीजें इकट्ठी करोगे, वो जो रॉ मटेरियल की प्राइस है, उसके ऊपर जो लेबर लगा रहे हो वो, और साथ में जो अदर एक्सपेंसेस कर रहे हो, वो सारे इकट्ठे करके एक फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। इसीलिए इन्होंने लिखा कि आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, उसके ऊपर फिर आपने लेबर लगाई, उसको जो आप पैसे दे रहे हो, एंड इनकरिंग फर्दर कॉस्ट आइदर टू चेंज द शेप, डिजाइन और पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, एंड देन सेल ऑफ अल्टीमेट फिनिश्ड प्रोडक्ट। और फिर वो जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनेगी उसे हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट कहते हैं, वो जाकर आप लोगों ने मार्केट में सेल कर देनी है। एनी इशू? बस इतना जान लेना बहुत है अकाउंटिंग के लिए, इतना बहुत है जान लेना। क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास भाई सर्विस बेस्ड बिजनेसेस, मतलब प्रोफेशनल एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो भाई, अगर आप बीमार हो गए हैं तो आप मोची के पास जाएंगे। अच्छा, अगर आपका जूता बीमार हो गया तो फिर मोची के पास ही जाएंगे। ओके। तो मतलब ये कि भाई हर सर्विसेज के लिए ना एक प्रोफेशनल पर्सन मौजूद है। अच्छा, आप बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, एम आई राइट? अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपकी हड्डी टूट गई थी, लेकिन आप जाएंगे दिल के डॉक्टर के पास। लाजमी बात है भाई, रेलिवेंट फील्ड से ताल्लुक रखता हो। ऐसा ही है ना? ऐसा थोड़ी है भाई दिल का आर्जा हो गया और पहुंच गए हम लोग हड्डी जोड़ के पास, क्या उसने दिल का इलाज करना है? हालांकि डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद नहीं करना। क्या? प्रोफेशनल जरूर है, लेकिन वो अपनी फील्ड का प्रोफेशनल है, उसमें आपके लिए स्किल्स नहीं है, तो आपको पहले वो पर्सन ढूंढना पड़ता है। क्या आपने सर्विसेज लेनी किस पर्सन से है? अच्छा, फिर एक डॉक्टर आपके पास मौजूद है, मतलब दोनों ही आप सपोज करें एक जैसी कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं, एक एक्सपीरियंस है 2 साल का, एक एक्सपीरियंस है 10 साल का, किसके पास जाओगे? एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। आप पूछोगे उससे कि भाई इनका एक्सपीरियंस, इवन कि आप जब एडमिशन लेने के लिए आते हो
फैकल्टी वगैरह के बारे में जानते हो तो आपको बताया जाता है कि भाई इस टीचर का इतना एक्सपीरियंस है, इस टीचर का इतना एक्सपीरियंस है, इसकी ये अचीवमेंट्स हैं, इसकी ये क्वालिफिकेशंस हैं, तब जाके आप डिसाइड करते हो कि यार मैं इसे पढ़ सकता हूँ। एम आई राइट? है ना ऐसा? तो यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए एक तो आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। अब अगर खुद मैं अकाउंटेंट ना होता, क्या मुझे अकाउंटिंग पढ़ते? पॉसिबल, चाहे मैं जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूं। अच्छा, मैं अकाउंटिंग बहुत अच्छी पढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसे ही मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब आप मुझसे BWCS भी पढ़ेंगे? नहीं, हो सकता है मैं वो सब्जेक्ट अच्छा ना पढ़ाता हूँ, या हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एमए क्यों पढ़ाऊँ आप लोगों को? तो ये डिपेंड करता है, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन, दूसरा आपकी स्किल्स, तीसरा भाई मैं अकाउंटेंट हूं, पढ़ाता भी बहुत अच्छा हूं, आप मुझसे पढ़ना भी चाह रहे हो, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम का होना भी तो जरूरी है उस पर्सन के पास। जब तक उसके पास टाइम नहीं होगा अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा? ऑलराइट। तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज में इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाता है। अब देखें, इसमें किसी किस्म की गुर्ज तो शामिल होती नहीं। देखिए भाई, मैं जैसे आया था मैं वैसे ही वापसी चला जाऊंगा, आप जैसे थे वैसे के वैसे बैठे रहेंगे, सिर्फ क्या थोड़ा सा नॉलेज आ गया आपके पास। एम आई राइट? ये जो हम इस टाइम ड्यूरेशन में नॉलेज डिलीवर कर रही हैं, सिर्फ वो नॉलेज आया। दिखा सकते हो किसी को? नहीं, गुड्स नहीं शामिल होती इसमें। तो इसमें सिर्फ सर्विसेज शामिल हैं। कहते हैं इन सर्विस इंडस्ट्री देयर इज नो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। कितनी बड़ी बात बता दी, हमें तो पता ही नहीं था। पता था भाई आपको? है मार्क? और पता था आपको? नहीं पता था ना, इसीलिए बताई है कि भाई सर्विस इंडस्ट्री में गुड्स शामिल नहीं होती। फिर क्या कहता है, जस्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड टू फैसिलिटेट क्लाइंट्स। अच्छा, हम जिनको सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, हम उनको कस्टमर्स नहीं कहते। क्या मैं कह दूं कि आप मेरे कस्टमर्स हो? अच्छा, कह देता हूं आप मेरे पेशेंट हो। अच्छा, कह देता हूं आप मेरे स्टूडेंट्स हो। कैसा? अच्छा, डॉक्टर के पास गए, वो भी कहेगा मेरे स्टूडेंट्स हैं। वो क्या कहेगा? मेरे पेशेंट है। अच्छा, आप किसी शॉपकीपर के पास गए, वो कहेगा मेरे पेशेंट्स आ गए। चलो कस्टमर्स आ गए, हाँ कस्टमर ही कहेगा। तो आप जहां पर जिसके पास जाते हो ना, आप चेंज हो जाते हो। भाई मेरे लिए मैं आपको सर्विसेज ही दे रहा हूं, मेरे लिए आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, देनी उसने भी सर्विसेज हैं, लेकिन आप उसके लिए स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप उसके लिए पेशेंट्स हैं। अच्छा, आप एक वकील के पास चले गए, वो कहेगा मेरे पेशेंट्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, क्या मेरे क्लाइंट्स आ गए। गॉट इट? लेकिन जब किसी शॉपकीपर के पास जाओगे, कहेगा मेरे कस्टमर्स। क्लियर हो गई ये बात? तो इसके लिए हम लोग मोस्टली क्लाइंट्स का वर्ड यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल। अब ये चीजें होना जरूरी है आप में, कि आप में उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए स्किल्स का होना भी जरूरी है, साथ में आपके पास वो नॉलेज भी मौजूद हो, आपके पास टाइम भी होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस भी हो। और ये आपको एग्जांपल्स मिल गई। एनी इशू? चल, आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ बिजनेसेस अच्छे से समझ आ चुका है। द नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। ये जो टाइप्स हम लोग देखने जा रहे हैं ना, ये ऑनरशिप के हवाले से देखने जा रहे हैं। बिजनेसेस की तीन ही टाइप्स थी, क्या? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस बेस्ड, प्रोफेशनल। लेकिन ऑनरशिप के हवाले से भी बिजनेस की तीन टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर। द नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप एंड द लास्ट वन इज, अब आप इन तीनों में से किसी एक को चूज करोगे। भाई पहले आप टाइप में से चूज करोगे, क्या आप ट्रेडिंग बिजनेस करना चाह रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हो, या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, आप इनमें से चूज करोगे कि मैं कौन सा बिजनेस करना चाह रहा हूं। फिर जब वो सिलेक्शन हो जाएगी, कि सपोज आपने कहा कि आप एक ट्रेडिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं, फिर आप आओगे इधर, अकेले करना चाह रहे हो तो सोल ट्रेडर, सोल से मुराद तने तनहा, अकेला बिजनेस करना चाह रहा हूं। किसी को साथ में मिलाना चाह रहे हो तो पार्टनरशिप, लेकिन अगर काफी सारे लोग होंगे तो
कंपनी बना लो। क्लियर? अच्छा, आपको जो मोस्टली नजर आ रहा होता है ना, अभी के लिए जो हम लोग चलेंगे, हम अभी कंपनी को नहीं डिस्कस करेंगे। कंपनी की अकाउंटिंग हम लोग जाके देखेंगे FR1 क्या। ऑलराइट, मैंने आपसे कहा कि अभी आपने अकाउंटिंग को पढ़ना सीखना है, तो बिजनेस का भी बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म हम लोग देखेंगे। यहां पर हम लोग जो बिजनेस अपना देख रहे होंगे, मोस्टली ट्रेडिंग बिजनेस होगा हमारा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी जाके देखेंगे, एंड पे जाके एक चैप्टर है जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहे होंगे। दूसरा, इधर आकर हम लोग पार्टनरशिप के साथ भी डील नहीं करेंगे और कंपनी के साथ भी डील नहीं करेंगे। हम किसके साथ डील कर रहे होंगे? सोल ट्रेडर के साथ, कि इसकी अकाउंटिंग को किस तरह से किया जाए। जहां तक किसी को कुछ बात क्लियर हो गई है भाई? अच्छा, एक मतलब इसको जरा रीड करो, क्या आपको लिखा हुआ सब कुछ समझ आता है? सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर मतलब तन्हे तन्हा, द वन मैन आर्मी, अकेला ही मैदान जंग के लिए निकल पड़ा। ओके, यस भाई, कर सकते हो ऐसा। लेकिन इसमें ना, चलो पहले बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं कि भाई आप लोगों ने के पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, थोड़ी बहुत कुछ सलाहियत भी आपके पास मौजूद थी, और आपको पता था कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। कौन से बिजनेसेस में से? इन बिजनेसेस में से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपने अपनी दुकान खोली और सुकून से बैठ गए और शॉपकीपर के तौर पर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा दिया, आपने फैक्ट्री बना ली, लेकिन अकेले हैं आप। ये बात याद रखना कि आप सोल ट्रेडर हैं, आप अकेले हैं, आप फैक्ट्री लगा लो। आप अकेले हैं और आपने अपनी सर्विसेज वगैरह देना स्टार्ट कर दी, कर सकते हो। अब कैसे? भाई अकेला आदमी होगा, सारे का सारा पैसा भी उसी ने लगाना है बिजनेस में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिजनेस मेरा है और मैं आपसे लगता हूं कि यार मेरे बिजनेस में पैसा आप लोग लगाओ? क्या आप लगाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब बिजनेस मेरा है तो पैसा भी मुझे ही लगाना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट भी मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर बिजनेस मेरा है, क्या आपको लगता है कि उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मैं आप लोगों से करवाऊंगा? कौन करेगा? मैं खुद ही करूंगा। किसी को कोई हायरिंग फायरिंग करनी है तो वो भी मैं खुद ही करूंगा। उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है मैं खुद संभालूंगा, है ना ऐसा? तो सोल ट्रेडर ने ये सब कुछ करना होता है कि इन्वेस्टमेंट भी उसी की होती है, जितने डिसीजन लेने होते हैं उसी ने करने होते हैं, जितनी मैनेजमेंट मैनेजरियल रोल्स वगैरह होते हैं उसी ने परफॉर्म करने होते हैं, तमाम तर एक्टिविटीज उसने परफॉर्म करनी होती हैं। अच्छा, तो फिर बिजनेस में से जो मुझे प्रॉफिट अर्न हो गया वो मैं आप में बांटूंगा? नहीं, तो वो भी तो मेरा होगा। अच्छा, मुझे लॉस हो गया तो आप मेरे दुख में शामिल होंगे और लॉस आप बांट लेंगे, वो भी तो मेरा ही होगा। तो भाई जितना इस बिजनेस के से जितना भी रिवॉर्ड मिलना है वो भी सारा मेरा होगा, और जितना भी इस बिजनेस का रिस्क है, मतलब लॉसेस वगैरह, वो अभी सारे मेरे अपने होंगे, मैं अकेला ही इसको संभालूंगा। तो सोल ट्रेडर ने इन्वेस्टमेंट खुद करनी है, जितना प्रॉफिट आएगा खुद रखेगा, कोई लॉसेस हैं तो खुद ही उन लॉसेस को बर्दाश्त करेगा। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, बिजनेस की टाइप में से वो किसी के पास भी जा सकता है, मतलब वो एक शॉप भी ओपन करके बैठ सकता है, वो एक फैक्ट्री भी लगा सकता है, वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेसेस भी कर सकता है। आपको ये शॉप वाली बात तो समझ आ गई होगी, ऐसे ही है ना? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अकेला बंदा इतने सारे काम कैसे करेगा? भाई प्रॉफिट को डिवाइड वो सिर्फ अपने अंदर करेगा, मतलब किसी और को प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं बनाएगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो किसी को एम्प्लॉयज नहीं रख सकता। एम्प्लॉयज के तौर पर वो अपने पास 100% रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मेरा बिजनेस है और मैंने आप सबको वहां पर नौकरी पे रखा हुआ है, क्या आप मेरे प्रॉफिट में से हिस्सा लेकर जाओगे? नहीं, आप मुझसे सैलरी लेकर जाओगे। गॉट इट? प्रॉफिट में से ही निकलती है, लेकिन सैलरी डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के बाद सैलरी नहीं डिडक्ट होती। ओके, प्रॉफिट में और सैलरी में फर्क होता है। सैलरी एक बिजनेस का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंसेस वगैरह बिजनेस के डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है ना वो प्रॉफिट आएगी। लेकिन आपकी नजर मेरे प्रॉफिट पर होगी या अपनी सैलरी पर होगी? तो ऑनरशिप ने, बिजनेस ऑनरशिप में अगर सोल ट्रेडर हैं तो सारे का सारा प्रॉफिट आपका है,
भाई आपको मैं सैलरी पे रखूंगा। तो सोल ट्रेडर अपने पास इंप्लॉयज हायर कर सकता है, लेकिन प्रॉफिट में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात आप समझ आ गई है? क्लियर? वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है कि पूरी एक फैक्ट्री लगा दी और फैक्ट्री का मालिक एक ही है, वो किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा। हाँ, अब क्या फैक्ट्री अब वो अकेला बंदा चला लेगा? उसको अपने साथ हेल्पर की जरूरत है, लेकिन वो जो हेल्पर हैं वो उसके एम्प्लॉयज, उनको सैलरी पे करता है। इसी तरह से सर्विस बेस्ड बिजनेस आप देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब एक शाम के टाइम पे एक अकेला डॉक्टर अपना एक क्लिनिक बना के बैठ जाता है, तो उसके पास सिर्फ उसी से रेलिवेंट कस्टमर जाते हैं, उनको ट्रेड करता है और वापसी भेज देता है। तो क्या वो अपना बिजनेस रन नहीं कर रहा? अच्छा, आप लोग देखें कि कुछ टीचर्स वगैरह, जैसे आप लोग इंटरमीडिएट करके आए, तो एक अकेले टीचर ने अपनी एकेडमी बनाई हुई होती है, क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा? तो सिंगल आदमी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ा देगा जो इतने उसको आते होंगे। हाँ, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए या तो वो आपको इनकार कर देगा या किसी और को हायर कर देगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो अगर हम लोग यहाँ पर सोल ट्रेडरशिप को देखें, तो इन्होंने कहा द सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच एन इंडिविजुअल इंट्रोड्यूसेस हिज ओन कैपिटल। कैपिटल से मुराद इन्वेस्टमेंट है। हम लोग अकाउंटेंट्स उस इन्वेस्टमेंट को क्या नाम देंगे? कैपिटल। तो कैपिटल नहीं है वो, क्या है वो? बस एक दो दिन का वेट करो, फिर मैं बताऊंगा। हमने ये वर्ड अभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है ना बिजनेस ओनर की तरफ से, हमने उसको कैपिटल कहना है। आप लोन लेकर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका कैपिटल नहीं है। क्या है उसके लिए वेट कर। ओके, अच्छा, अब किसी को पता है तो भाई मैं आपसे फिर ज्यादा जानता हूं, तो मैं मुकाबले में ना आना। मैंने ये बात अभी अपने बाकी बच्चों को नहीं बताई थी, तो उनको ना मेरे मुताबिक चलते। कैपिटल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। बस अभी के लिए इतनी बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। बस इतना कुछ याद रखना। अभी uses his own skills and intelligence in the management of its affairs। ये मैनेजमेंट के अफेयर्स वगैरह, मतलब उनकी एक्टिविटीज वगैरह, ये वो वाले अफेयर्स नहीं हैं जो आपके माइंड में आ रही हैं। ओके, ये बिजनेस के अफेयर्स हैं, मतलब बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह हैं ये इसी सोल ट्रेडर ने ही परफॉर्म करनी है, अज्यूमिंग ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस and is solely responsible for the results of its management skills। मतलब मैनेजरियल डिसीजन मैंने ली है और उसमें से कोई डिसीजन गलत हो गया, तो उसका इल्जाम मैं आप सबको आके दूंगा। कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? बस वो खुद कह रहा है कि भाई अगर मैंने डिसीजन खुद लिए हुए हैं, तो उन तमाम डिसीजंस के लिए बिजनेस के जितने भी ऑपरेशन हैं उनके रिजल्ट का रिस्पॉन्सिबल कौन हो? कहते हैं अकेला मैं खुद, solely responsible for the activities of the business। Got it? Got it? Yes. He thus owns all, and ये सोल ट्रेडर के लिए टर्म यूज की जाती है, owns all and risks all। क्या मतलब? कि जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी रिवॉर्ड होगा, सारा उसका अपना होगा, और अगर किसी किस्म का कोई रिस्क मतलब लॉसेस आते हैं, वो भी सारे उसके अपने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब बेकरी शॉप है, हार्डवेयर स्टोर्स वगैरह है, कोई बार्बर शॉप वगैरह है, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह है, ये सारे ऐसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं जिनको एक सिंगल पर्सन इजीली हैंडल कर सकता है, किसी को कोई इशू। क्लियर हो गई सबको बात? अब बात करेंगे पार्टनरशिप की। देखिए भाई, सोल ट्रेडर में ना थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक दो बता दूं, एडवांटेजेस क्या है कि भाई मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, डिसीजन मेकिंग करनी है तो मैं अकेले से कर दूंगा, मैं किसी और का मोहताज नहीं हूँ, और साथ में जितना भी प्रॉफिट आएगा सारे का सारा मेरा होगा, मैं किसी और में शेयर नहीं करूंगा। लेकिन इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यार मेरे अकेले के पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्ट करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट होगी, और आपने वो कहावत सुनी हुई होगी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
तो जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात, मुझे अकेले आदमी में कितनी स्किल्स होंगी, लिमिटेड स्किल्स होंगी। लेकिन अगर मैं अपने साथ किसी और स्किल्स के पर्सन को भी साथ में शामिल कर लूं तो ऐसा नहीं है जैसे स्किल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना ऐसा। और इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना होता है कि फिर अपने साथ किसी और को शामिल करते हो, लेकिन एज एन एम्प्लॉय नहीं, एज अ पार्टनर। एज अ पार्टनर जब आप उससे कहते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा, जो हमें इस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा ना वो हम आपस में बांट लेंगे। अब इससे पहले भी आपके साथ लोग शामिल थे लेकिन आप उन्हें प्रॉफिट्स में से कुछ नहीं देते थे, तो वो आपके एम्प्लॉयज थे और आप प्रॉफिट अकेला लेके जाते थे तो आप सोल ट्रेडर थे। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जब आप किसी को लेकर आते हो कि यू आर माय पार्टनर, इट मींस दैट तेरा गम मेरा गम एक जैसा सजन। ओके, मतलब भाई जो भी प्रॉफिट होगा मिल बांट के खाएंगे, लॉसेस हो गए तो तुम भी थोड़ा हिस्सा डाल, दुख में भी बराबर के शरीक हो जा। क्लियर? फिर मैनेजेरियल डिसीजन भी एक दूसरे से पूछ के लेने पड़ेंगे हमें। ऑलराइट, और स्किल्स हमारी मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो वो कुछ डिफरेंट टास्क करे, मैं कुछ डिफरेंट टास्क कर रहा हूँ, तो मतलब कम टाइम में हम ज्यादातर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। जी क्वेश्चन। तो वैसे ये था कि सीएफटी कॉलेज है हाँ, और इसका ऑनर है, अच्छा, कोई पार्टनरशिप। ओके, वैसे पार्टनरशिप है ये। इस बंदे ने हायर किए टीचर और पढ़ा रहे हैं, हाँ, सही हो गया। और अभी एक दूसरा कॉलेज भी इन्होंने बनाया, तो अभी ये सोल में आएगा या कोई कंपनी? ब्रांचेस 10 ओपन कर लो, तो ब्रांचेस 10 ओपन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर वो नीचे तो लिखा जाएगा ना ग्रुप ऑफ कॉलेज। भाई ग्रुप ऑफ ऑनरशिप तो नहीं है ना, ऑनर तो एक ही रहेगा ना। तो ब्रांचेस तो चाहे आप हजारों ओपन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मालिक तो एक ही है ना। तमाम ब्रांचेस का प्रॉफिट तो उसी एक ही बंदे को जाना है ना, तो सोल ट्रेडर ही कहलाए। ओके, वैसे ये पार्टनरशिप है। हाँ, जिसको अपने साथ पार्टनरशिप में रखेगा वो उतनी इन्वेस्टमेंट भी तो लेके आएगा। इसीलिए तो कहा है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। पार्टनर बनाने की सबसे पहली शर्त ही यही थी, इन्वेस्टमेंट लेकर आओ ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूं। अच्छा, और ये जरूरी नहीं होता कि हर पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर किसी के इन्वेस्टमेंट इक्वल हो। पार्टनरशिप में ये कोई शर्त नहीं। देखो भाई, मेरे पास स्किल्स हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है लेकिन स्किल्स नहीं है। आपका पैसा मेरी स्किल्स मिलके काम करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा आधा आधा कर लेंगे। अक्सर बिजनेसेस इसी तरह से चलते हैं। ओके, अच्छा, ये भी फिर जरूरी नहीं होता, ये भी फिर जरूरी नहीं है कि जो प्रॉफिट आएगा वो मिल बांट कर इक्वली डिवाइड करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। 60% मेरा है 40% आपका है, चलेगा। ये पहले से एग्रीमेंट तय हो जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब बेसिकली इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ना नहीं है पार्टनरशिप को, अदरवाइज हम इनको बहुत डिटेल में जाकर देखते हैं कि पार्टनरशिप को स्टार्ट कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, फिर अगर कोई पार्टनर चला जाए तो इसको कैसे रन करना है, बहुत कुछ है। लेकिन अब हमारी अकाउंटिंग से इसको जरा उमिट कर दिया गया है। जी, गैम्बलिंग और बेटिंग ये भी बिजनेस बेसिकली तो जुआ है, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कहते। यहाँ पर हम लोग हमेशा लीगल एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज को डिस्कस नहीं करें। ऑलराइट, हम तो बहुत शरीफ नेक बंदे हैं ना, फिर बड़ी बात मुसलमान है। हाँ, तो इस वजह से हम लोग अभी पढ़ने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, रियलिटी में कर सकते हैं। अच्छा, अब पार्टनरशिप को आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करना है। और यहां पर देखें द रिलेशनशिप, अब देखो इसके लिए ना अलग से एक एक्ट मौजूद है, पार्टनरशिप एक्ट। उसने पार्टनरशिप को खुद ही डिफाइन कर दिया है कि बेसिकली पार्टनरशिप हमारे पास क्या है। पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस द पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। अब ये जो पर्सन हैं ये मिनिमम टू,
और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 आपकी पार्टनरशिप चल सकती है। मतलब आप अपने बिजनेस में 20 नंबर्स तक पार्टनर्स बना सकते हो। फिर देखें, तो फिर देख लेंगे, ज्यादा हो गए तो कंपनी बना लेंगे अपने पास। who have agreed to share the profits of a business। अब देखो, पार्टनरशिप बनाने की सबसे पहली शर्त क्या थी कि भाई उसके सामने मैंने दाना डालना था ना। क्या दाना डाला भाई? प्रॉफिट में तुम्हें अपना शेयर बना दूंगा, ऐसे ही था ना। फिर क्या हुआ? कहते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल। क्या चीज कैरीड ऑन? बिजनेस। कि वो जो बिजनेस है ना, वो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है? दो लोग पार्टनर बने, क्या दोनों के लिए जरूरी था कि शॉप में आके बैठे? नहीं, जरूरी नहीं है भाई। एक ऐसे समझे, जैसे मेरे एक गांव में एक बंदा है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं एक बिजनेस का प्लान लेकर आया हूँ, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट आप करो, मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, मैं शॉप वगैरह चलाता हूँ, जो भी अर्निंग होगी आधी आधी कर लेंगे। क्या जरूरी है कि मैं शाम को जाके शॉप पे बैठूं? नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। ये आपकी अपनी एग्रीमेंट के ऊपर होता है। अब शॉप कौन रन करेगा? वो पर्सन ही रन करेगा। अच्छा, जैसे ही वो शॉप वहां पे रन करेगा, इलाके वाले क्या समझेंगे? जैसे कि वो शॉप उसी की है। ऐसा ही है ना? लेकिन हालांकि उसका पार्टनर तो मैं भी हूं। अब वो जो बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज करेगा ना, मेरा हिसाब है उसमें बराबर का शामिल हो। अब अपनी किसी भी एक्टिविटीज के एक्शंस में या रिजल्ट्स में वो अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। हम दोनों सारे के सारे पार्टनर उस चीज के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गॉट इट? यस सर। ये बात समझ आई? मतलब बात सुनिएगा, मिस्टर ए, बी और सी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। तीनों पार्टनर हैं और बिजनेस का नेम रखा गया ए बी सी एंड कंपनी। और इसमें से मिस्टर ए से कहा गया कि तुम जाओ गुड्स को परचेज करो, और वो गया गुड्स उधार पे परचेज करके ले आया फ्रॉम हमारे सप्लायर, और सप्लायर का नाम था मिस्टर एक्स। उससे 10,000 रुपए की चीजें उधार पर लेकर आया। तो एक्स ने वो जो गुड्स सेल की है ना, वो मिस्टर ए को नहीं की, उसने ए बी सी एंड कंपनी को सेल की है, उसने बिजनेस को सेल की है। अब एक्स ने अगर जो अपने 10,000 रुपए तो लेने हैं, एक्स हमारी शॉप पर आया, उस टाइम पे ए नहीं बैठा हुआ था, उस टाइम पे मिस्टर बी बैठा हुआ था। तो मिस्टर बी क्या कहेगा? भाई ए को गुड्स दी थी, जाओ उससे ले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ए भी बराबर का रिस्पॉन्सिबल है, सी भी बराबर का रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर एक्स ए बी सी तीनों में से किसी से भी डिमांड कर सकता है कि भाई मेरे पैसे मुझे दो। ऑलराइट, इवन कि अगर उसने केस भी फाइल करना है तो तीनों के नाम पे केस फाइल कर सकता है। हम वहां पर मुकर नहीं सकते कि भाई गुड्स तो मिस्टर ए ने ली थी। वो कहेगा भाई ये भी तो आपका ही पार्टनर था, जब ये मेरे पास गुड्स लेने आया था तो मैंने आपके बिजनेस को दी थी, मैंने मिस्टर ए को नहीं दी। और जितने भी बिजनेस के मालिक होते हैं सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो या ना। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब देखें आगे, वो आपसे कह रहे हैं कि वो जो पर्सन्स होते हैं जो पार्टनरशिप में आते हैं, हम उनको ना पार्टनर्स कहते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप बन जाता है और इसको ना, इस बिजनेस को किसी एक नाम दिया जाता है। जैसे आप लोगों का नाम है, बिजनेस का भी नाम होता है, तो हम उसको कहते हैं फर्म नेम, कि हमारी एक फर्म बन गई। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म बन जाती है। तो आप लोग जब एडमिशन लेने आए थे तो आप लोगों को बताया गया होगा कि कैप क्वालिफाई करने के बाद आपके आर्टिकल्स होने, और आर्टिकल्स होने एक फर्म के अंदर, कहा गया था ना। तो बेसिकली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं। वहां पर आप लोगों को सीखने का मौका मिलता होता है। किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर? अब क्या रह गया हमारे पास? कंपनी। अच्छा, अब पार्टनरशिप को अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में कहीं पार्टनरशिप नहीं होगी। अकाउंटिंग की तर्ज तक आपको पार्टनरशिप समझ आ चुकी है ना ऐसा? अच्छा, उसके बाद बन जाती है हमारे पास कंपनी। अच्छा, कंपनी के लिए ये नहीं है कि जरूरी 20 से ज्यादा ही लोग हों। इवन के सिंगल मेंबर कंपनी भी आप लोग बना सकते हो। तो मतलब अकेला आदमी भी कंपनी बना सकता है।
लेकिन ज्यादातर ये होता है, अब इस कंपनी को भी ना आप लोगों ने कंपनी लॉ में जाके पढ़ना है, पूरा एक सब्जेक्ट मौजूद है कि कंपनी को बनाना कैसे है हम लोगों ने, और इस कंपनी की रेगुलेशंस किस तरह से होती हैं, और आपको प्रॉपर मेथड यहाँ पे सिखाए जाएंगे चार्टेड अकाउंटेंसी में, और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन FR 1 में जाकर। इंट्रो टू अकाउंटिंग में कंपनी को नहीं डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि भाई कंपनी को बाय लॉ एक पर्सन के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हासिल है, मतलब आप अपने नाम पर चीजें सेल एंड परचेज कर सकते हो, एम आई राइट? यस। अच्छा, आप लोगों के पास सपोज बाइक गाड़ी वगैरह कुछ भी हो, घर वगैरह हो, आप अपने नाम पे रख सकते हो, कंपनी अपने नाम पे रखेगी, कंपनी आपके नाम पे कोई चीज नहीं लेगी, इवन कि आप कंपनी के मालिक ही क्यों नहीं है, तब भी कंपनी ने वो चीज अपने नाम पे रखी। मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि भाई कंपनी को रन किया जाता है थ्रू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कंपनी को रन करेंगे। आप ऐसे समझें जैसे कि एक बस, और उस बस का ड्राइवर वो उसका डायरेक्टर बन गया है, और वो जो बस है वो कंपनी है। अब जरूरी नहीं है कि ड्राइवर ही उस बस का मालिक हो, क्या ये जरूरी है? हो सकता है बस किसी और की हो, मालिक कोई और हो, लेकिन रन कौन कर रहा है? ड्राइवर कर रहा है। अब मालिक ने अगर पूछना होगा तो किससे पूछेगा? तो जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, उन्होंने उन डायरेक्टर से पूछना होता है कि कंपनी कैसी चल रही है। गॉट इट? लेकिन क्या आप अपनी गाड़ी डायरेक्टर उस ड्राइवर के नाम पे कर दोगे? कंपनी कभी भी अपनी कोई भी एसेट्स वगैरह कोई भी चीजें डायरेक्टर्स के नाम पे नहीं रखेगी। अब इसकी एक और एग्जांपल सुनो। पाकिस्तान, ये कंपनी है, इसके वजीर आजम चेंज होते रहते हैं, इसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं चेंज होते रहते हैं, ये डायरेक्टर्स हैं इसके जो पाकिस्तान को रन कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोन लेने के लिए बाहर जाते हैं, मसला आजकल वजीर आजम है शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ जब लोन लेने के लिए बाहर जाएगा तो वो बाहर वाले क्या कहेंगे? हमने शहबाज शरीफ को लोन दिया, वो कंपनी का नाम यूज करते हैं। अच्छा, सपोज शहबाज शरीफ ने मिलियंस का लोन लिया और उसके बाद वो बाद में वजीर आजम नहीं रहा, वजीर आजम चेंज हो गया, तो बाद में जो भी नया वजीर आजम आएगा वो कहेगा जाओ शहबाज शरीफ को पकड़ो, उसको लोन दिया था। वो कहेंगे नहीं भाई, हमने पाकिस्तान को लोन दिया था और पाकिस्तान ही चुका है। गॉट इट? तो कंपनी आपके पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल इसलिए कि देखो हमारी एग्जिस्टेंस है, उसके ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर जुडिशियल पर्सन, क्या हमारी पैदाइश हुई है, उसके ऐसे पैदाइश नहीं हुई है, उसको लॉ ने कहा है, इसलिए उसके साथ जुडिशियल का वर्ड आ गया। और पर्सन का वर्ड इसलिए आया कि भाई वो अपने नाम के ऊपर सारी एक्टिविटीज कर सकती है जो एक पर्सन कर सकता है। अब वो किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, कंपनी किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, कोई भी और थर्ड पार्टी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। मतलब दूसरे कंट्रीज वाले हमारे वजीर आजम के ऊपर केस नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर केस करेंगे। हाँ, ये अलग बात है, लड़ने के लिए वजीर आजम जाएगा, उस केस को डिफेंड करने के लिए वजीर आजम मतलब डायरेक्टर्स ही जाएंगे, लेकिन वो केस उन डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं होता, उस कंपनी के ऊपर होता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, आप देखें, इसकी मुकम्मल रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने रात को ख्वाब देखा और सुबह आपके हाथों में कंपनी मौजूद थी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। इसके लिए मुकम्मल एक प्रोसीजर होता है, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP के अंडर तमाम कंपनीज ने जाके काम करना होता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको रेगुलेट करना होता है, वहां पर इनकी पैदाइश होती है, मतलब रजिस्ट्रेशन होती है, और फिर कंपनी आके अपने काम कर सकती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग इट्स ओन नेम। अब हर कंपनी का अपना नेम होगा। अब जैसे आपका अपना नेम है, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई मैं आपको डॉक्यूमेंट दूं, लीगल डॉक्यूमेंट, आप उसके ऊपर अपना साइन करोगे क्योंकि आप कर सकते हो, आपकी एग्जिस्टेंस है। क्या कंपनी साइन करेगी? नहीं करेगी कंपनी साइन, कंपनी स्टैंप लगाएगी, तो कंपनी की स्टैंप सील यूज होती रहती है। ऑल राइट? तो जिसके ऊपर उस पाकिस्तान की स्टैंप आ गई तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, उस कंपनी की स्टैंप यूज करेंगे।
फिर साथ में साइन डायरेक्टर्स के होते हैं। ऑलराइट, फिर देखो कंपनी कैन सू, मतलब ये किसी के भी अगेंस्ट अदालत में किसी भी किस्म का कोई केस रख सकती है। एंड इट कैन बी सूड इन इट्स ओन, और कोई भी और पर्सन इसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है।